नमस्कार दोस्तों, ब्रांडेड क्लासेस बाडमेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं आरबीसी की जो 10th की बुक होती है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, उसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन दे रखे हैं वो सारे के सारे इस एक वीडियो में देखने जा रहे हैं। और हर पेपर में जैसे सीईटी हो, एलडीसी हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी हो, फिलहाल में सेकंड ग्रेड सीईटी के एग्जाम में इस पे इस एक वीडियो से जो अपन प्रश्न देखेंगे उसमें दो तीन दिन प्रश्न आ रखे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के प्रश्न देखते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न अपन देखेंगे। पहला जो प्रश्न दे रखा है वो ये है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता आपको पता होना चाहिए सभी को। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। और ये जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे? तो आपको ये याद रखना, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। और अगर बात करें कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष ने। ये आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है, अमलानंद घोष ने, ठीक है। और उत्खनन किसने किया? तो बीबी लाल बीके थापर। बीबी लाल, ठीक है, और बीके थापर, ठीक है। और आपको याद रखना एमडी खर्रे, एमडी खर्रे और एमएस वत्स, दो चार नाम आपको एक्स्ट्रा याद रखना, ठीक है। बीबी लाल बीके थापर, बीबी मतलब ये एमडी खर्रे और एमएस वत्स, ये भी नाम आपको लिखा मिलेगा, एमएस वत्स, वो तो ठीक है, एमएस वत्स। तो आपको याद रखना कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। और इसका उत्खनन किसने किया? बीबी लाल, ठीक है, बीके थापर, एमएस वत्स और एमडी खर्रे। इतने चार नाम आपको कम से कम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो आपको याद रखना एलपी टेसीटोरी। कौन सी टोरी? एलपी टेसीटोरी, याद रखना टेसीटोरी, एक मिनट है ना, टेस्टोरी दिया, टेस्टोरी नहीं लिख दे अभी, ठीक है। एलपी टेसीटोरी, ये जो एलपी टेसीटोरी है, लुइस पियरे टेसीटोरी, ये जो है ना ये महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आए थे बीकानेर में, इतना बात याद रखना, ठीक है। एलपी टेसीटोरी कहाँ पर? सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी इन्होंने दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अपना जो पिछले वाला वीडियो था जिसमें हमने पूरे राजपूतों की उत्पत्ति के सारे सिद्धांत देखे थे, उससे संबंधित जितने भी पुराने पेपर में प्रश्न आ वो सारे देख लिए थे, ठीक है। तो वो भी आप वीडियो नहीं देखो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजपूतों की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति है वो सिद्धांत दिया है चंद्रबरदाई ने। किसने दिया? चंद्रबरदाई। और इनने ये सिद्धांत किस में दिया है? तो आपको याद रखना एक ग्रंथ है भाई, पृथ्वीराज रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो, ये आपको साथ में याद रखना है। तो पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाई ने दिया। किसका? राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब चंद्रबरदाई ने ये सिद्धांत किसमें? पृथ्वीराज रासो में दिया। उसमें बताया क्या गया है? तो उन्होंने कहा आबू पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर एक मुनि है, वशिष्ठ मुनि, याद रखना वशिष्ठ, ठीक है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया, ठीक है। और उस यज्ञ से 4 योद्धाओं या 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति की, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 4 योद्धा या 4 क्षत्रिय, आपको नाम याद रखना है। ये भी प्रश्न आता कौन सा क्षत्रिय इनमें से नहीं था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रतिहार। क्या याद रखना है? प्रतिहार। उसके बाद में परमार, ये परमार। बाद में चालुक्य, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। और लास्ट में याद रखना चौहान, ठीक है। तो ये 4 है और ऑप्शन में लगभग 600 दिया था जो इसमें से उत्पन्न नहीं हुए थे, ध्यान रखना। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चालुक्य को सोलंकी भी लिख सकते हैं और चौहान को चाहमान भी लिख सकते हैं। तो ये 4 योद्धा ऋषि वशिष्ठ ने कहाँ पर? आबू पर्वत पर उत्पन्न किए थे अग्निकुंड से। इसीलिए इस प्रकार की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है इसे अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। किस में दिया था? तो पृथ्वीराज रासो में। और अगर बात करें तो चंद्रबरदाई का आपको एक और नाम याद रखना, क्या पता अगली बार पेपर में ये मिल जाए, पृथ्वी भट्ट वल्लादी, ठीक है ना भाई, याद रखना पृथ्वी भट्ट वल्लादी, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी जो है वो आप सबको पता है राहुल रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मिनी। अलाउद्दीन के आक्रमण, पद्मावती फिल्म में आपने पूरी स्टोरी वगैरह सुनी होगी ना, लंबी रामायण है। अगला देखो, नेक्स्ट जो है वो ये प्रश्न है, हाँ, पृथ्वीराज तृतीय कौन? पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो ये आपको याद रखना है, महोबा के चंदेल शासक को पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में क्या किया था? परास्त किया था, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी?
तो कृष्णा कुमारी राजकुमारी तो कहाँ की थी, मेवाड़ की थी, और उनका जो विवाह है वो मारवाड़ में तय हो रखा था, ठीक है। उनके विवाह से संबंधित विवाद चल रहा था। तो ये आपको बात याद रखनी है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी, मेवाड़ की थी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट अगर बात करें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पंच पीरों में आपको एक वो हालांकि ट्रिक भी याद दिखाई थी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह भी की थी, आपको याद रखना गोपा मेहरा, क्या याद रखना, गोपा मेहरा, ये 5 पीरों की ट्रिक है भाई, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी आ सकते हो गोपा मेहरा है, एक ही बात, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सोचे सर गोपा मेहरा की जगह आप ऐसे लिखो, मैं ये बता देता हूँ गोपा मेरा है, तो भी उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 लोग दो तो आप इसके याद में आ जाएंगे। सबसे पहले गो से हो जाएगा गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, रा से रामदेव जी, और हे से अड़बू जी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखो भी, सबसे पहले क्या बोला, बाबू जी है, रामदेव जी भी है, गोगा जी भी है, लेकिन तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तेजा जी को धोड़िया वीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और गोगा जी को जहर पीर के नाम से जाना जाता है, रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं, ठीक है, और पाबू जी जो है, पाबू जी का लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट जो है तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो तेजा जी का जो जन्म है वो भाई खड़नाल नागौर में होता, ध्यान रखना, कहाँ पर, खड़नाल नागौर में, ठीक है। खड़नाल के चौधरी थे ये, कौन, तेजा जी, खड़नाल नागौर, ये आपको नाम जगह भी याद रखनी साथ साथ में, क्या पता अगली बार जगह पूछ ले, खड़नाल नागौर जिले में, ठीक है। और इनका मुख्य मेला कहाँ पड़ता है, तो परबतसर नागौर में, ये भी आपको याद रखना है। इनका ससुराल था पनेर में, ससुराल कहाँ था, पनेर, ठीक है। और समाधि स्थल है सुरसुरा में, ये भी आपको याद रखना, सुरसुरा, ये सुरसुरा, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है धन्ना किसके शिष्य थे। तो धन्ना जो है वो रामानंद के शिष्य थे, किसके, रामानंद के शिष्य थे, कौन, धन्ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बहुत सिंपल प्रश्न है, विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो जाम्बोजी है, कौन है, जाम्बोजी, ये आपको याद रखना है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जाम्बोजी। नेक्स्ट भर्तृहरि हरि का मेला किस स्थान पर पड़ता है। तो भर्तृहरि हरि का जो मेला है वो पड़ता है आपके अलवर जिले में, कौन से जिले में, अलवर, मेवात क्षेत्र अलवर में, याद रखना भाई, ठीक है। मेवात कहते हैं अलवर भरतपुर को, क्या कहता है, मेवात, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र में इनका मेला पड़ता है। अगला प्रश्न है कि बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो बूंदी में जो कजली तीज है या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज जिसे कहते हैं वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, याद रखना, भाद्रपद, ठीक है, ये याद रखना, इसका राइट आंसर भाद्रपद होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में लठ मारोड़ी कहाँ खेली जाती है। तो राजस्थान में लठ मारोड़ी जो है वो श्री महावीर जी में खेली जाती है, ठीक है, श्री महावीर जी करौली में, याद रखना, ये करौली, श्री महावीर जी करौली में लठ मारोड़ी खेली जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस और ईस्टर ये तीनों तो ईसाई धर्म से संबंधित है, लेकिन नौरोज जो है वो ईसाई धर्म का त्यौहार नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट है कसुमल कौन सा रंग होता है। तो कसुमल जो है ना भाई वो लाल कलर को कहते हैं, ये बात आपको अलग में याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आ गया अभी पेपर में, खूब पर्सन आए, ये सारे छपे हुए और आधे छपने बाकी, वो आपके पेपर में 100% आएंगे, तो वीडियो तक जरूर देखते रहना, ठीक है। कसुमल कौन सा रंग को कहते हैं, लाल रंग को कहते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सीकर जिले का जो खंडेला स्थान है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और आपको याद रखना खंडेला जिले से, खंडेला स्थान से, खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम कांतली नदी, कौन सी नदी, कांतली नदी। और ये जो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती बराबर, ध्यान रखना, इसको झुंझुनू को कितने भागों में, 2 बराबर भागों में बांट देती है, कौन सी नदी, कांतली नदी। इसी के किनारे पर ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहने वाली गणेश्वर सभ्यता स्थित है, कौन सी, गणेश्वर, ये भी आपको एक्स्ट्रा में याद रखना, ये गणेश्वर, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कौन सा उद्योग, गोटा उद्योग, कहाँ पर, सीकर जिले में, खंडेला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है, कांतली नदी निकलती है, कौन से जिले को 2 भागों में बांटती है, झुंझुनू जिले को। इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता क्या कहते हैं, ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर पहनती है। तो बोरला जो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है भाई, याद रखना। इसकी आभूषणों की एक ट्रिक का वीडियो पूरा अलग से अपलोड किया जा चुका है, तो सारी आभूषण ट्रिक से आप आसानी से याद कर लेना। शीश और टिड्डी के बोर व मोर ऐसे आपको ट्रिक दिखाई थी, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। तो वैसे इनमें दांतों का आभूषण एक ही दिया, फिर भी आपको याद रखना है
दांतों के बीच में सोने की कील जड़न चूंप कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है चूंप, रखन, मेघ, तो फिर भी थोड़ा दिक्कत होती है। अपने एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बोरला सिर का है, दामना हाथ की अंगुली का है। इस प्रकार से बारी नाक में पहन सकते हैं, कान में पहन सकते हैं। बारी मतलब बाली है ना, वो चीज़ है। तो चूंप है वो दांत से संबंधित है, आगे याद रखना। नेक्स्ट है कि थेवा कला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो थेवा कला भाई प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना, ठीक है। प्रतापगढ़ के सोनी परिवार से संबंध रखते हैं। कौन सी कला? थेवा कला। हाँ, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो पिछवाई जो चित्रांकन है वो पिछवाई के लिए नाथ द्वारा खूब फेमस है। और ये प्रश्न कई बार आ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथ द्वारा जो है वो पिछवाई के लिए फेमस है। और यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा महिलाएं और याद रखनी है, कमला और इलायची। कौन सी? कमला और इलायची। ये दो जो है ये भी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है भाई, याद रखना, ठीक है। कमला और इलायची। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ी ठणी जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? बड़ी ठणी भाई किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना। बड़ी ठणी किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से। और यहाँ के महाराजा कौन थे उस समय? यह राजा कौन थे? तो आपको याद रखना, सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह। और सावंत सिंह और बड़ी रानी को श्री कृष्ण और राधा के रूप में किसने चित्रित किया है? तो आपको याद रखना है कि उनका नाम था निहाल चंद, ठीक है। कौन सा चंद? ये निहाल चंद। निहाल चंद ने सावंत सिंह को और बड़ी रानी को उनकी प्रेसी दी है। इन दोनों को कृष्ण राधा के रूप में क्या क्या चित्रित किया है, ठीक है। जिसे और ये जो बड़ी रानी पेंटिंग बनाई थी उसको भारत की मोनालिसा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बड़ी रानी पेंटिंग को कहते हैं, ठीक है। बनाई किसने थी? निहाल चंद ने, राजा सावंत सिंह, ठीक है। किशनगढ़ चित्र शैली। अगला नेक्स्ट प्रश्न है जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? तो ये आपको याद रखना, अलवर चित्रकला शैली, ठीक है। याद रखना, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल सारे किससे संबंधित है? अलवर चित्र शैली से। नेक्स्ट प्रश्न है जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र लघु चित्र बनाया करते थे। जहाँ कलाकार चित्र को क्या बनाते थे? लघु चित्र। उस कारखाने का आपको नाम पूछा है, तो उस कारखाने का नाम था सूरत खाना, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा खाना? सूरत खाना उसका नाम था, ठीक है। ये सूत्र खाना लीजिए, देखो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आपको याद रखना एकदम कंफर्म, सूरत खाना उसका नाम था, ठीक है। अगला बात करें, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली एक ही है, उसका नाम है बूंदी चित्रशैली। और ये खूब प्रश्न का बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपको रट के जाने हैं, कभी कौन सा प्रश्न है कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी का संबंध पार्वती देवी से, ठीक है। पार्वती से संबंधित है सांझी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है फड़ का वाचन का कार्य कौन करते थे? तो फड़ वाचन का कार्य करते थे भोपे। कौन करते थे? भोपे फड़ का वाचन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मांगीलाल मिस्त्री का प्रसिद्धि का क्षेत्र क्या है? तो मांगीलाल मिस्त्री क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना, कावड़ कला के लिए। किसके लिए? कावड़ के लिए, लकड़ी से बनाई जाती कावड़, उसके लिए कौन फेमस है? मांगीलाल मिस्त्री। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? तो श्रीलाल जोशी जो है वो भीलवाड़ा जिले के निवासी, आपको याद रखना, ठीक है। वैसे भी ये जो फड़ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की खूब फेमस है। कहाँ की? शाहपुरा। ये फड़ निर्माण के लिए खूब फेमस है, तो भीलवाड़ा क्षेत्र फड़ निर्माण के लिए फेमस है। और वहाँ के एक व्यक्ति आपको याद रखना, श्रीलाल जोशी। नेक्स्ट है सोजत किसके लिए फेमस है? तो सोजत आपको पता है मेहंदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सोजत के उद्योग को विश्व के नक्शे पर लाया जाएगा अगर आप लाला राम जी को वोट दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगला लाला राम कौन है? मैं स्वयं हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है? बख्तर दुर्ग मतलब एकदम पेटी पैक दुर्ग है, ठीक है, जिसको अटैक करना जीतना बहुत मुश्किल काम है। तो वो ये जो लाइन है वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही है। कितना कही है? अबुल फजल ने, याद रखना। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, ये दुर्ग बख्तरबंद है। अगला नेक्स्ट है एक जैसे 9 महल कहाँ है? एक जैसे 9 महल, 9 मतलब 9 नाहरगढ़, याद रखना, ठीक है। तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में, और इसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। अभी ये पेपर में आया था, ठीक है। क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़। किसको कहते हैं? नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। और इसमें एक जैसे 9 महल है पूरे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला अकबर का दुर्ग कहाँ है? अकबर का दुर्ग या मैगजीन का किला जिसे कहते हैं वो अजमेर जिले में पाया जाता है। कहाँ पर? अजमेर जिले में। नेक्स्ट जो है कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्षद माता का मंदिर जो आबा नरी दोसा में, कहाँ पर है? आबा नरी दोसा, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न देखते हैं। अगले चैप्टर का जो प्रश्न है लोकगीत से संबंधित है। तो इसमें आपके प्रश्न है पहला, पटेलिया बींछियो लालर क्या है? ये प्रश्न कई बार आ रखा है और आपके पेपर में किस टाइम आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है वही लोकगीत है, पटेलिया बींछियो लालर। और वो भी कौन से क्षेत्र में पूछ जाए? तो मेवाड़ क्षेत्र में, याद रखना, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में जो गाय जन्म लोकगीत है वो ये है, पटेलिया बींछियो लालर। प्रश्न आ रखा खूब। अगला लांगुरिया गीत जो है वो किस देवी या देवता से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत आप सबको पता है केला देवी के मंदिर में गाया जाता है, करौली में, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर? करौली, ये करौली। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न दे रखा है कि अल्लाह जिलाई बाई
का प्रसिद्धि का कारण क्या है, यानी फेमस क्यों है? तो आप सबको पता है मान गए किससे संबंधित, किससे मान गए किससे संबंधित है? इनको राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? ये प्रश्न आज का है, अल्लाह जिला बाई को मान गए किससे संबंधित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो गिंदड़ नृत्य आप सबको होता है कौन सा क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा? गिंदड़ नृत्य। नेक्स्ट है भाई कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना घोड़ी पर किया जाती है बारात, तो याद रखना कि ये जो विवाह के अवसर पर है वो कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ढोल नृत्य भाई जालोर का बहुत फेमस है। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। कहाँ का फेमस है? जालोर का। नेक्स्ट है लच्छीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो याद रखना आपको कुचामनी ख्याल से। किससे? कुचामनी ख्याल। ये प्रश्न खूब आता है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छीराम जी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट है चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बेंत जो लोक नाट्य है वो टोंक का फेमस है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो टोंक की आकृति जो है ना वो लगभग वर्गाकार है। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 भुजाएं बनती है। तो आपको याद रखना 4 बेंत। कितनी बेंत? 4 बेंत लोक नाट्य जो है वो कहाँ का फेमस है? टोंक का फेमस है। अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये है कि बांतारी फुलवारी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना विजयदान देथा। कौन? विजयदान देथा। विजयदान देथा की खूब सारी रचनाएं फेमस है। अलेखू, हिटलर, एक तो याद रखना ये 2-3 मैं लिख देता हूँ काम की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलेखू, ठीक है, ये अलेखू, हिटलर। ठीक है, और एक आपको याद रखनी मेन इंपॉर्टेंट अगर बात करें दुविधा, दुविधा इनके कहानी संग्रह दुविधा। ठीक है, ये दुविधा, अलेखू हिटलर और दुविधा ये दोनों बहुत फेमस है। दुविधा पर तो फिल्में बन रखी है, एक पहली फिल्म बन रखी है इस पर। ठीक है, एक और बन रखी है, 2 इस पर फिल्म, एक दुविधा खुद फिल्म बना रखी है। तो पहली फिल्म और दुविधा फिल्म किस पर बन रखी है? दुविधा कहानी पर। और अलेखू हिटलर भी इनका कहानी संग्रह किसका? विजयदान देता का। इनको बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बिज्जी के नाम से। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन किया जाता है उसे क्या कहता है? तो उसे भाई रासो कहता है। ठीक है, उसे क्या बोलता है? रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो, इस प्रकार से। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हाँ मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। कब? 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। और ये साइबेरियन क्रेन के आगमन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। ये पक्षियों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केवलादेव। साइबेरिया रूस का क्षेत्र भाई, वहाँ से पक्षी आते हैं यहाँ पर। साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सार्स जिसे कहते हैं। ठीक है, भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो फिर वह इसी गढ़ को चुनेंगे? तो वह भैंसरोड गढ़। कौन सा गढ़? भैंसरोड गढ़ के चुनने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भैंसरोड गढ़ इतना बढ़िया है, अगर आप मेरे को एक जागीर अगर पूरे राजस्थान में दोगे तो मैं इसी को चुनूंगा। ठीक है, अगला हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो हवा महल का निर्माण 1799 में। कब? 1799 में। किसने कराया? प्रताप सिंह जी ने, याद रखना। ठीक है, अगला हवा महल में मंजिल की संख्या 5 भी देना। कितने मंजिल हवा महल में? ये हवा महल में 5 मंजिल है। हवा महल में 5 मंजिल याद रखना। वो 5 मंजिल नाम वगैरह ट्रिक वगैरह अपलोड कर दी जा चुकी है, देख लेना वो भी। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है वो भाई सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सीकर जिले में। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ है? सीकर जिले में। और लास्ट जो इस किताब का चैप्टर है वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब उनके प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? तो स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूणा गांव सीकर में हुआ। कौन सा गांव? मंगलूणा गांव। ये गांव का नाम भी पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना, मंगलूणा गांव सीकर में। अगला नेक्स्ट है कि जयपुर फूट के जनक कौन है? तो जयपुर फूट या जयपुर पाव के जो जनक है वो डॉक्टर पी.के. सेठी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, डॉक्टर पी.के. सेठी। अगला प्रश्न है कि इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान है, ये संदेश किसका है? तो ये संदेश दिया आचार्य तुलसी ने। किसने? आचार्य तुलसी। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आ रहे हैं। अगला वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? गौरी बाई को। ठीक है, लास्ट प्रश्न है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? ऑप्शन आपके लिए पीरू सिंह, शैतान सिंह, वेद प्रकाश और वीरेंद्र सिंह। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है और वीडियो जैसा भी लगाओ कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।